A very good afternoon to one and all. So, guys, welcome you in the another session of Indian Partnership Act 1932. So, any doubt in previous lecture? Okay. Then we'll start with the start with the session. So, in the last lecture, we have discussed about what is partnership, definition of partnership. Then we have discussed the test for determining the partnership, whether the persons are partners or not. So now on the basis of our previous session, we are going to discuss some of the questions जो आपको मेंस में भी आ सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. So first question is regarding Dhruv advanced a sum of rupees 10 lakhs to Tara to enable him to carry out a contract with a railway company. In order to secure the loan, a deed was executed between them, which contained the following provision. तो अब इसमें क्या है कि ध्रुव है, उन्होंने 10 लाख रुपीस तारा को एडवांस में दिए थे ताकि वो उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट कैरी कर सके, कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कर सके रेलवे कंपनी के साथ. सो लोन को सिक्योर करने के लिए डीड एग्जीक्यूट हो गई थी उनके बीच में, जिसमें क्या ये प्रोविजंस दी गई थी. और वो प्रोविजंस क्या है? फर्स्ट इज Dhruv should receive 10% interest on the money advance and 10% of the net profit of the contract. clear? Next क्या है? पहला आपका प्रोविजन क्या था? First provision was कि Dhruv should receive 10% interest on the money advance and 10% of the net profits of the contract. Second क्या है? Tara should apply all the money advanced in carrying on the works. Third provision क्या थी कि that if Tara should become bankrupt, अगर तारा bankrupt बन गया, Dhruv might enter and complete the works. Fourth condition क्या है? That in calculating the net profits, Dhruv should be allowed to draw out rupees 2 lakhs a year for his services. कि नेट प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए, जब नेट प्रॉफिट्स आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ध्रुव है अपनी सर्विसेज के लिए उसको 2 लाख रुपए वो विड्रॉ करवा सकता है, वहां से ड्रॉ आउट करवा सकता है. इज इट क्लियर? सो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? Letters passed between them in which the money advanced was spoken as capital, and expressions were used showing that both the parties had a common interest in the works. Is it clear? Now आपको ये डिसाइड करना है कि जो ध्रुव और तारा वो पार्टनर्स है या बिजनेस में या नहीं है. तो सबसे पहले उसके लिए आप क्या करोगे? सी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो क्वेश्चन है सॉल्व करने का मेथड क्या है. फर्स्ट, ब्रेक डाउन योर फैक्ट्स. इज इट क्लियर? अपने फैक्ट्स को पॉइंट वाइज लिखो ताकि आपको कोई भी फैक्ट आप मिस ना करो. एवरी फैक्ट इज इंक्लूडेड और आपको इजीली क्लियर भी हो जाएगा. नाउ सी, अब पार्टनर्स पूछा है तो पार्टनर्स के लिए कौन सी प्रोविजन है? पहले तो हम सेक्शन 4 में जो डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप की उसको हम देखेंगे. ठीक है, सेक्शन 4 में क्या किया गया है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है पर्संस के बीच में जिन्होंने अग्री किया है प्रॉफिट्स को शेयर करने का, बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने का, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. सो यहाँ पे 4 अब आपको है कि आप इवन यू कैन ब्रेक डाउन योर डेफिनेशन ऑल्सो. पहली डेफिनेशन में क्या आएगा? जैसे ब्रेक किया आपने कि एग्रीमेंट हुआ है, किस लिए हुआ है? कि बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए. बिजनेस का मोटिव क्या है? प्रॉफिट्स को शेयर करना. फोर्थ क्या है? म्यूचुअल एजेंसी की दैट बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इज इट क्लियर? तो अब उसके बाद सेक्शन 4 देख लिया. नेक्स्ट है कि टेस्ट क्या था पार्टनर्स को डिटरमाइन करने का? दैट वाज सेक्शन 6. दैट वाज सेक्शन 6. तो सेक्शन 6 में क्या टेस्ट था आप वो लिखोगे. कॉक्स वर्सेस हिकमैन का केस भी आप रेफर कर सकते हो. इज इट क्लियर? उसको लिखने के बाद अब आप देखोगे कि जो हमारे पास गिवन फैक्ट्स हैं, इसलिए जो हमारे पास गिवन फैक्ट्स हैं क्या उससे हमारे जो प्रोविजंस है मैच कर रहे हैं. अगर वो आपके मैच कर रहे हैं तो देन इन दैट केस यू कैन से दे आर दी पार्टनर्स. इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या है, अब आपने बता दिया सेक्शन 4 क्या है, सेक्शन 6 क्या है, आपने उसके रिलेटेड केस लॉ डिस्कस कर लिए हैं. तो हमारी जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है वो कौन से केस लॉ पे बेस्ड है? बेडेले वर्सेस कंसोलिडेटेड बैंक पे
बेस्ड है, इज इट क्लियर? तो उसमें क्या है यहाँ पे, अब ये हेल्ड क्या हुआ है कि जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों लोगों के बीच में, वो एग्रीमेंट ये नहीं शो कर रहा, उनकी इंटेंशन नहीं शो कर रहा पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए। उनका रियल जो हमारा इंटेंशन क्या था, लोन को सिक्योर करना है, जो रीपेमेंट ऑफ लोन है उसको सिक्योर करना है। सो वो जो कॉन्ट्रैक्टर था, ही वाज नॉट वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ द लेंडर। सो यहाँ पे जो है ही नहीं है, तो ध्रुव और तारा ये पार्टनर्स नहीं है बिजनेस में, इज इट क्लियर? ना ही उनके बीच में जो अग्रीमेंट है वो शो कर रहा है कि वो पार्टनरशिप में, सिर्फ एक लोन को सिक्योर करने के लिए था। सो कॉन्ट्रैक्टर है, ही वाज नॉट वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ द लेंडर। सो स्टिपुलेशन इन द डीड क्या था कि यहाँ पे जो लोन का और जो यहाँ पे आपके पार्टीज के बीच में क्या शो कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उनको लोन सिक्योर करना था। दे हैव नो इंटेंशन टू पे द पार्टनरशिप। सो इन द प्रेजेंट प्रॉब्लम, प्रेजेंट फैक्ट्स जो हमारे पास है, वहां पे ध्रुव और तारा, दे आर नॉट द पार्टनर्स इन द बिजनेस। नेक्स्ट, अनीता एंड सुनीता, टू रेप्यूटेड एडवोकेट्स हैं दिल्ली में। Now he agreed to work jointly at the office of, agree to work jointly at the office of the former, means कि अनीता के ऑफिस में काम करने के लिए दोनों ने एग्रीमेंट किया 10 साल के लिए। तो जो एग्रीमेंट की टर्म्स थी जो उनके बीच में एंटर हुई थी कि दैट सुनीता शुड मैनेज द ऑफिस और वर्क को सुपरवाइज करेगी, जो क्लेरिकल वर्क है उसको सुपरवाइज करेगी और दूसरे स्टाफ को भी वो सुपरवाइज करेगी। नाउ इन ल्यू ऑफ हर, sorry guys, just hold on please. So in lieu of her share of profit, she should draw a fixed allowance of rupees 10,000 per month. Is it clear? देखिए दोबारा देखिए फैक्ट्स, कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है तो उनके लिए रिपीट कर रही हूँ मैं। अनीता और सुनीता टू रेप्यूटेड एडवोकेट्स हैं दिल्ली में, जिन्होंने अग्री किया है कि वो जॉइंटली काम करेंगे अनीता के ऑफिस में 10 साल के लिए। जो अग्रीमेंट एंटर हुआ था अनीता और सुनीता के बीच में, वहां पे सुनीता क्या ऑफिस को मैनेज करेगी और क्लेरिकल और दूसरे स्टाफ को वो क्लेरिकल और दूसरे स्टाफ को क्या करेगा, वर्क को सुपरवाइज करेगा। और उस इन ल्यू ऑफ हर जो ये काम करेगी, ऑफिस को मैनेज करेगी, उसके बीच में क्या है कि वो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। सो शी शुड ड्रॉ फिक्स्ड अलाउंस ऑफ, जो सुपरवाइज करेगी उसके लिए उनको 10,000 पर मंथ मिलेगा। इज इट क्लियर? सो आगे क्या प्रोवाइड किया गया है कि जो लॉसेस हैं दैट शैल बी borne बाय अनीता, that shall be borne by Anita alone, and that after 10 years, 10 years के बाद जो अनीता है, he would be entitled to the, she would be entitled to the office and all other equipments, and that Sunita would not have any right or claim in respect of them. अब ये डिसाइड करना है अनीता और सुनीता पार्टनर्स हैं या नहीं है। Is it clear? अब यहाँ पे देखो ये सैलरी, यहाँ पे अनीता को सैलरी मिल रही है उसके काम के लिए। Is it clear? से उसको क्या मिल रहा है, 10,000 पर मंथ मिल रहा है, फिक्स्ड अलाउंस है। तो अब हमने सैलरीड पार्टनर की भी प्रोविजन पढ़ी थी सेक्शन 6 में। सो बेयर एक्ट आपके टिप्स पे होना चाहिए। अब यहाँ पे सैलरीड पार्टनर है, कहाँ पे पढ़ा है, सेकंड एक्सप्लेनेशन सेक्शन 6 के जो दूसरी एक्सप्लेनेशन है उसमें पढ़ा था कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं, इंस्टेंसेस हैं जिसमें कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं एंड दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स आल्सो, बट वो पार्टनर्स भी नहीं है। इज इट क्लियर? सो अगर कोई भी सर्वेंट ने या एजेंट ने कोई प्रॉफिट लिया है बिजनेस का, तो मतलब कि वो रेम्यूनरेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो उससे अगर वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं डजंट मीन कि वो पार्टनर होगा बिजनेस में। सो सैलरीड पार्टनर है, उसे सैलरी मिल रही है एज अ रेम्यूनरेशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स में से चाहे मिल रहा है, अपनी सैलरी के एडिशन में मिल रहा है, कोई बोनस मिल रहा है, दे आउट ऑफ द प्रॉफिट, दैट डजंट मीन कि वो क्या है, पार्टनर होगा ना।
सॉरी गाइस, देयर वाज सम इंटरनेट प्रॉब्लम। सो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या राइज हुआ है कि जो सैलरीड पार्टनर है उसको हम एम्प्लॉय कहेंगे या फिर एज अ पार्टनर बोलेंगे। अब ये जो हमारा केस, ये जो हमारे गिवन फैक्ट्स हैं, that is based on a case law regional director ESIC versus Ramanuj Match Industries AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट 278। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो पोजीशन है पार्टनर की, जो पोजीशन है पार्टनर की वो क्या है, where the firm है, इज इट क्लियर, जो पोजीशन है पार्टनर की वो क्या है, इट इज नॉट दैट ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का है। तो यहाँ पे क्या है, एलिमेंट ऑफ सबऑर्डिनेशन इन्वॉल्व है, इक्वालिटी भी नहीं है, वन इज इंफीरियर वन अदर इज सुपीरियर। सो पार्टनरशिप बिजनेस है जो वो पार्टनर्स को बिलोंग कर रहा है और हर एक पार्टनर वो ओनर होता है बिजनेस का। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो एक और केस है, फिर उसके बाद हम ये एक केस को डिस्कस करने के बाद ही वी कैन गेट दी करेक्ट आंसर। सो एलिस वर्सेस जोसेफ एलिस एंड कंपनी। अब ये भी इंग्लिश केस लॉ है आपका। इसमें क्या हेल्ड हुआ था कि जो ट्रू पार्टनर है, ट्रू पार्टनर है हु इन एडिशन उसको फिक्स्ड वेजेस पे करते हैं फॉर डूइंग स्पेसिफिक वर्क, सो ही डज नॉट देयर बाय बिकम अ वर्कमैन फॉर द पर्पस ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट। ठीक है, अगर किसी ट्रू पार्टनर को कोई फिक्स्ड वेजेस के पे की जा रही है, इन एडिशन टू फिक्स्ड वेजेस कुछ पे किया जा रहा है, फॉर स्पेसिफिक वर्क पे किया जा रहा है, तो उसमें क्या है, डज नॉट देयर बाय बिकम अ वर्कमैन फॉर द पर्पस ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, और he could not for that purpose be both master and servant। अब ये जो केसेस डिस्कस हुए हैं यहाँ पे सैलरीड पार्टनर के थे, इज इट क्लियर, अगेन देयर इज एन इंग्लिश केस लो रॉस वर्सेस पार्किंस। तो इस केस में जो डिफेंडेंट पार्किंस थे उन्होंने प्लेंटिफ से एग्री किया था कि जो अकाउंट है वो लॉर्ड के नाम पे कैरी होगा, दैट इज इन द नेम ऑफ द डिफेंडेंट। तो सब्सक्रिप्शन भी उनके नाम पे होगी, डिफेंडेंट के नाम पे। जितनी भी पॉलिसीज है या वर्क से कनेक्टेड जो भी है वो डिफेंडेंट साइन करेगा या फिर प्लेंटिफ या फिर उसका प्लेंटिफ एज इज एजेंट करेगा डिफेंडेंट का। सो प्लेंटिफ को क्या है, ही इज टू गिव टाइम, प्लेंटिफ को बिजनेस पर टाइम देना था, अकाउंट्स मेंटेन करने थे और उसके साथ उसको एक फिक्स सैलरी मिलनी थी एंड जितना भी प्रॉफिट था उसका 1/5 पार्ट भी मिलना था। सो अगर कोई लॉस हुआ है वो लॉस सारा किसके पास जाएगा, डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट के पास। तो यहाँ पे क्या था कि जब प्रॉफिट्स डिवाइड किए गए हैं इन अ ईयर, तो वहां पे अनएक्सपेक्टेड क्लेम हुआ था, तो प्लेंटिफ को उसका शेयर पे किया गया था, बट he was in no case to be called upon to pay any greater sum of money than the amount he may have received as his share of profits for a particular year। जो अग्री हुआ था वो शेयर उनको नहीं मिला था। तो कोर्ट ने क्या कहा कि जो सैलरी है जो एक सर्वेंट को पेड की गई है, इट इज नॉट एप्लीकेबल बिटवीन पार्टनर्स इंटर से। सो सैलरी इट इज नॉट द सम ऑफ मनी टू बी पेड बाय वे ऑफ सैलरी और अलाउंस। ये जो सैलरी है वो जो मनी पे किए जा रहे हैं, इट इज नॉट टू बी पेड बाय द वे ऑफ सैलरी और अलायंस टू अ वर्किंग पार्टनर आउट ऑफ द एसेट्स। ठीक है, एसेट से उन्हें नहीं पे किया जाएगा, आउट ऑफ पार्टनरशिप से चाहे पे किया जाए। तो यहाँ पे क्या है कि डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को पे करना था अपनी पॉकेट में से, देयर वाज नथिंग फॉर गेटिंग इट बैक। तो यहाँ पे क्या है, अब जैसे इस केस में है तो हमारे प्रेजेंट केस में भी ये था कि जो पर्सन्स हैं, दोनों पर्सन्स हैं जिनके बीच में अग्रीमेंट हुआ था, दे आर नॉट दी पार्टनर्स। इज इट क्लियर, दे आर नॉट दी पार्टनर्स। अगर वो पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है वो पार्टनर होगा, लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं है, सो यहाँ पे ये पार्टनर्स है या नहीं है, तो दे आर नॉट दी पार्टनर्स, क्योंकि उन्होंने एम्प्लॉय किया था। ठीक है, चलो एग्रीमेंट हुआ था बट शी वाज बीइंग पेड दी सैलरी। नेक्स्ट, Shailesh, the lessee and the manager of a theatre enters into an agreement for the performance of a play at his theatre with Shiva।
इसलिए जो शैलेश है, लेसी है, मैनेजर है थिएटर के, उन्होंने एक एग्रीमेंट में एंटर किया था फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्ले एट हिज थिएटर विद शिवा, जो मैनेजर थे थ्योरेटिकल कंपनी के। नाउ जो टर्म्स है एग्रीमेंट के, वो क्या प्रोवाइड कर रहे थे कि शैलेश वुड प्रोवाइड द थिएटर, जिसमें वो लाइटनिंग के लिए पे करेगा, बिल्स पे करेगा, 60% रिसिप्ट उन्हें मिलेगी। शिवा है, शिवा को 40, रिमेनिंग 40% शिवा को मिलेगा। एंड दे विल प्रोवाइड द एक्टर्स एंड सीनरी। सो डिसाइड करना है कि जो रिलेशनशिप है शैलेश और शिवा के बीच में, रिलेशनशिप पार्टनरशिप का है या नहीं है। इज इट क्लियर? नाउ इन दिस केस की जो अगेन आप देखिए, अब इसमें क्या है, एक आपका ये क्वेश्चन है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये जो क्वेश्चन है आपका शैलेश जो लेसी एंड मैनेजर द थिएटर का, यहाँ पे क्या है, दिस केस फॉल्स अंडर एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 6। इज इट क्लियर? एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 6 जो क्या कह रहे हैं कि जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है या ग्रॉस रिटर्न प्रॉपर्टी से अराइज हो रहे हैं, वो जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं, कॉमन इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में उन पर्संस को जो अगर प्रॉपर्टी को जॉइंटली होल्ड करे, डजंट मीन्स कि those persons who are holding jointly they are the partners. So जो पार्ट ओनर्स हैं जो अपने डिवाइड कर रहे हैं what is obtained by the use or employment of the thing, they are not thereby constituted partners. So पार्ट ओनर्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, शेयरिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, एंड नॉट द पार्टनर्स। तो यहाँ पे जो केस है वो एक केस इससे रिलेटेड है, कॉक्स वर्सेस कोल्यूजन, जिसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं है। देन नेक्स्ट केस था कि लियोन वर्सेस नॉल्स, यहाँ पे एग्री हुआ था कि एग्रीमेंट हुआ था प्रोपराइटर और मैनेजर ऑफ थिएटर में, वो भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं था। सो यहाँ पे क्या है कि जो नो डाउट कि जो पर्सन प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं बिजनेस के नेट गेन से, ठीक है, आफ्टर जब सारी पेमेंट जो बाहर की पेमेंट्स करनी थी उसके बाद जो नेट गेन हुआ उसमें से प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, वो पर्सन क्या है, पार्टनर्स है। सो शेयर पेबल होते हैं ग्रॉस रिटर्न में से, जो रेसिपेंट है वो पार्टनर नहीं था बिजनेस में। ग्रॉस रिटर्न्स क्या है, ग्रॉस रिटर्न्स में से अगर पे कर रहे हो तो दैट विल नॉट बी अ पार्टनर। इज इट क्लियर? नेट में से आपको पे करना है कि जो आपने सारे आपको प्रॉफिट्स हुआ आफ्टर पेइंग दी आउटसाइडर्स। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, जो हमारे पास शैलेश और शिवा वाला था, दे आर ओनली द को ओनर्स, पार्ट ओनर्स है, उनका जॉइंट इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में और आउटपुट में, और नॉट अ जॉइंट इंटरेस्ट इन द नेट आउटपुट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। इज इट क्लियर? उनका कोई जॉइंट इंटरेस्ट नहीं था नेट आउटपुट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस में से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, तपोरी एंड मालपोनी, तपोरी और मालपोनी है वो एग्रीमेंट में एंटर किए हैं, जहां पे उन्होंने डिसाइड किया है कि तपोरी वो परफॉर्मेंस करेगा प्ले की अलोंग विद दिस पार्टी ऑफ आर्टिस्ट इन द थिएटर ऑफ मालपनी। मालपनी है वो सारे नेसेसरी अरेंजमेंट करेंगे परफॉर्मेंस के लिए एट हिज थिएटर विद द हेल्प ऑफ हिज स्टाफ, एंड वाज टू रिस्पांसिबल फॉर एडमिशन पब्लिकली एंड sale of tickets. So Tapuri and Malpani hai, they were to pay in respect of their individual responsibility in connection with the performance of play, and were to bear all incidental expenses from their own pockets. So however they were entitled to share the sale proceeds of the ticket equally. तो अब इसमें भी ये देखना है कि ये पार्टनर्स हैं या नहीं है। तो अब इस केस में भी वही सेम क्वेश्चन, आपके केस लॉज आप रेफर कर दोगे, तपोरी और मालपुरी यहाँ पे भी पार्टनर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो कॉमन शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसेस नहीं कर रहे, कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, सिर्फ वो को ओनर्स है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, see these are questions are very important, you will get to know how to solve these questions if it comes in the main exams में आपका इस तरह के questions ही आते हैं, so please be careful। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा, you can ask me your doubts in chat। A, B, and C owners of different mini buses to avoid unhealthy competition। ए बी सी ओनर्स थे मिनी बसेस के और ये अवॉइड कर रहे थे अनहेल्दी कंपटीशन। सो उन्होंने क्या एग्री किया था, अपनी बसेस को फ्लाई करना ऑन द परमिटेड रूट्स इन दिल्ली, और उन्होंने प्रोसीड्स इक्वली डिवाइड करने, ये एग्री हुआ था उनके बीच में ना। ये भी एग्री हुआ था कि जो मेंटेनेंस है बसेस को जो मेंटेन करना है और जो एक्सपेंडिचर लगेगा, एक्सपेंडिचर होगा उनको रन करने में, वो एक साथ ही वो जॉइंटली ही मेट करेंगे, जितना एक्सपेंसेस होगा वो इक्वली
डिवाइड करेंगे, लेकिन सारी पार्टीज वो लिबर्टी पे है कि वो अपॉइंटमेंट्स करें, रिमूवल ऑफ द कंडक्टर्स एंड ड्राइवर्स इंडिविजुअली। सो डिस्कस करो पार्टनरशिप एग्जिस्ट हो रही है एबीसी के बीच में या नहीं। अब यहाँ पे क्या है, एक जो एसेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप का वो म्यूचुअल एजेंसी है, कि अगर दो लोग बिजनेस कैरी कर रहे हैं इस सर्कमस्टांसिस में, जो शो कर रहे हैं कि जो ऑथराइज एजेंट है वो दूसरे का, जितने भी पर्सन है वो एक दूसरे के ऑथराइज एजेंट है और एक प्रिंसिपल है, तो वहां पे म्यूचुअल एजेंसी हो जाएगी। अब इस केस में क्या है कि अगर सारे के सारे पर्सन्स दे आर एंटाइटल्ड टू द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, रिस्पांसिबल है ऑब्लिगेशन के लिए, सो वन पार्टनर कैन ऑलवेज बाइंड अनदर पार्टनर। म्यूचुअल एजेंसी में यही है कि एक पार्टनर ने अगर कुछ गलत काम किया है तो दूसरा पार्टनर भी उससे बाइंड हो जाएगा, जो भी एक्ट किया है, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव एक्ट किया है, अदर पार्टनर विल बी लायबल। सो इसमें क्या है, सो एवरी पार्टनर कैन एक्ट इन ऑल नेसेसरी मैटर्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड अदर पार्टनर्स। अब सेक्शन 4 में भी आपको बताया म्यूचुअल एजेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास केस था, इसमें जो आप कंडक्टर्स को अपॉइंट करना है, रिमूव करना है, ड्राइवर्स को अपॉइंट करना है, रिमूव करना है, ये पार्टनरशिप बिजनेस के बीच में ही था। फैक्ट से क्लियरली पता लग रहा है कि इट इज विद इन द स्कोप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। सच अपॉइंटमेंट और रिमूवल शुड हैव बीन मेड बाय ए बी, चाहे वो जॉइंटली कर ले, चाहे वो it means or they are acting on behalf of others. So liability arise होगी out of misconduct हुआ है, accident हुआ है on the part of conductor or driver. So all three partners हैं ये jointly liable होंगे और proceeds equally share कर रहे हैं, इसलिए they are sharing the proceeds equally. So जब वो appointments कर रहे हैं they will be severally liable, would be several also. So relation जो ABC के बीच में है वहां पे पार्टनरशिप का रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि जब वो अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं वो सेवरली कर रहे हैं, जॉइंटली नहीं कर रहे हैं, तो उनकी लायबिलिटी भी सेवरल ही होगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, XYZ वो एग्रीमेंट में एंटर किया है कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे बिजनेस के इक्वल शेयर्स में, एंड दैट टू बी कैरिड ऑन बाय X एंड Y ओनली। सो वहां पे वो पूरा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, Z है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे टुवर्ड्स कैपिटल। सो नेम क्या है फर्म का, वो क्या है, XYZ एंड कंपनी। ये अग्री किया है कि Z है, ही विल नॉट बी लायबल फॉर द लॉसेस, अगर कोई लॉसेस हुए हैं तो हमें डिसाइड करना है कि जो XYZ है वो पार्टनर्स है या नहीं। Please repeating the facts again. जो XYZ है, they have entered into an agreement to share the profits of a business equal share में, जो कि X और Y कैरी करेंगे, और उन्होंने ये भी कंट्रीब्यूट किया है, पूरा कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और Z है कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा कैपिटल में भी। तो नेम जो फर्म का है वो XYZ एंड कंपनी है, और ये एग्री किया था कि Z है वो लॉसेस के लिए भी लायबल नहीं होगा, तो XYZ पार्टनर्स है या नहीं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने कहा था कि पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, ठीक है। वो दैट डजंट मैटर कि उसने कुछ इन्वेस्ट किया या नहीं किया। तो यहाँ पे प्रेजेंट केस में जो एग्रीमेंट हुआ है वो प्रॉफिट शेयर करना है बिजनेस के। सो अगर हम डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, वहां पे क्या बिजनेस सारे कैरी कर रहे हैं, चाहे एक का कैरी कर रहे हैं, दो कैरी कर रहे हैं, तो X और Y बिजनेस कैरी कर रहे हैं Z के बिहाफ पे। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 यहाँ पे अब आप केस भी लिख सकते हो पूले वर्सेस ड्राइवर का, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, अब आप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ये साइलेंट है शेयरिंग ऑफ लॉसेस, सो ये इजेंशन, अगर वहां पे कुछ मेंशन नहीं है तो इट इज नॉट इजेंशन ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पे क्या है, इन द प्रेजेंट केस XYZ आर पार्टनर्स, इज इट क्लियर? क्योंकि सेक्शन 4 की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट क्या है, there can be any number, comment करना on the correctness of the following statement, there can be any number of partners in a firm। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कि अगर बैंकिंग बिजनेस है कितना होना चाहिए और नॉन बैंकिंग बिजनेस है तो कितने पार्टनर्स होने चाहिए मैक्सिमम, तो आपको वो वहां पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्या है आपका, it is said that the partnership is nothing but collectively the partners। इसलिए partnership form उन्होंने क्या है, nothing but collectively the partners हैं। How far is the above statement correct?
कमेंट द विद रेफरेंस टू सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। तो यहाँ पे अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप एक सेपरेट एंटिटी नहीं है, ठीक है। सेक्शन 4 का आप मेंशन करोगे, यहाँ पे सेक्शन 4 का पैरा 2 मेंशन करोगे, उसके बाद उसके रिगार्डिंग आप केस लॉस डिस्कस करोगे, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग केस लॉ आपका है डोली चंद लक्ष्मी नारायण वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1956 का केस है 29 इनकम टैक्स रिटर्न 535, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी इस केस लॉ में क्या है डिस्कस किया हुआ है वो डिस्कस करोगे, यहाँ पे जनरल कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप का डिस्कस किया है, ठीक है। देन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी पार्टनर्स, किस तरह से पार्टनर से मर्केंटाइल व्यू कैसे डिफरेंट है वो आप लिखोगे यहाँ पे। देन यू विल राइट की जो फर्म की पर्सनालिटी है टैक्स पर्पसेस के लिए इनकम टैक्स का लिखोगे। तो यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन लाइक दिस, इज इट क्लियर? नाउ distinguish between partnership and joint Hindu family business. अब यहाँ पे क्या, what is the difference between partnership and joint family, joint Hindu family? तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो आपका डिफरेंस है दैट इज कि जो बेसिस है पार्टनरशिप का वो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रहा है, लेकिन जॉइंट फैमिली का जो रिलेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ पर्सन। जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर कैसे बन रहे हो, अगर आप उस पर्टिकुलर फैमिली में बॉर्न हुए हो, इज इट क्लियर? सो फर्स्ट डिफरेंस इज दिस। सेकंड डिफरेंस क्या है कि जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो पार्टनरशिप फॉर्म में, किस तरह से, सारे पार्टनर्स की कंसेंट से आप, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली में कोई कंसेंट की जरूरत नहीं है अगर मेंबर को एडिशन करना है, इसलिए पर्सन मेंबर बन जाएगा जॉइंट फैमिली में जब वो उसका बर्थ होगा। थर्ड डिफरेंस क्या है, देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन दी पार्टनर्स, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी है पार्टनर्स के बीच में, और जो एक्ट है पार्टनर्स ने किया है वो फर्म को बाइंड करता है, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली में एज सच देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी। जो करता है हिंदू जॉइंट फैमिली का, करता है जो जॉइंट हिंदू फैमिली का, उनके पास सारी पावर्स होती हैं कि वो फैमिली के बिहाफ पे एक्ट करें, और यही एक पर्सन है जो फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्थ क्या है आपका कि जो लाइबिलिटी है पर्सन पार्टनर की, वो सिर्फ जॉइंट लाइबिलिटी या लिमिटेड नहीं है उसके शेयर के इन दी पार्टनरशिप बिजनेस, that is not limited, is it clear? That is not limited to his share in the partnership business। उसकी जो liability है partners की वो several liability है। so ये जो liability unlimited है, अनलिमिटेड है, ठीक है, और इवन जो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी है दैट कैन बी अटैच्ड टू द पार्टनरशिप बिजनेस। लास्ट डिफरेंस क्या है कि जो पार्टनरशिप है ये डिसॉल्व होती है बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाएगी पार्टनर के डेथ पे, बट ऐसा कुछ नहीं है जॉइंट हिंदू फैमिली के केस में, इज इट क्लियर? जॉइंट हिंदू की फैमिली के केस में ये नहीं है कि अगर एक मेंबर की डेथ हो गई है तो जॉइंट हिंदू फैमिली आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। तो अगर पार्टनरशिप में अगर कोई पर्सन पार्टनर इंसॉल्वेंट भी हो गया है, then also he ceases to be a member of the firm, but that is not in the case of family। कि अगर आपका कोई फैमिली मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, तो क्या उसमें वो मेंबर नहीं रहेगा? रहेगा। तो पार्टनरशिप में ही विल बिकम दी member, okay, he partnership firm dissolve हो जाएगी। तो this was the difference between partnership and joint Hindu family। now what is the difference between partnership and company? पार्टनरशिप में क्या है, पर्सन जो पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं दे आर इंडिविजुअली उनको पार्टनर्स बोलते हैं और कलेक्टिवली उनको फर्म बोलते हैं, ये हमने सेक्शन 4 में पढ़ा था। जो पार्टनरशिप फर्म है तो उसको मेयरली कलेक्टिवली हम पार्टनर्स बोल रहे हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म उनकी सेपरेट लीगल पर्सनालिटी नहीं है। कंपनी की क्या है, लीगल एंटिटी है जो कि डिफरेंट है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। फ्रॉम इट्स मेंबर्स। सेकंड क्या है डिफरेंस बिटवीन दी पार्टनरशिप एंड कंपनी में, ठीक है।
फर्स्ट डिफरेंस ऑलरेडी क्लियर है कि कंपनी लीगल एंटिटी अपने मेंबर से डिफरेंट है, लेकिन पार्टनरशिप उनकी सेपरेट लीगल पर्सनालिटी नहीं है। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसका मतलब क्या है कि जो सारे पार्टनर्स को एक साथ रखते हैं। अगर पार्टनर नहीं रहे हैं, सपोज किसी की डेथ हो गई है, इंसॉल्वेंट बन गया, सारे के सारे की डेथ हो गई है और एवरीबडी हैज बिकम इंसॉल्वेंट, तो पार्टनरशिप फॉर्म आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो कंपनी है वो पर्सन से डिफरेंट है, अपने मेंबर से डिफरेंट है, तो इस वजह से जो मेंबर्स हैं वो आते जाते रहते हैं कंपनी में, तो कंपनी की लाइफ अफेक्ट नहीं होती है, कंपनी डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है, वाइंड अप नहीं होती है। थर्ड, शेयर होल्डर है जो कंपनी के, वो ट्रांसफर कर सकते हैं अपने शेयर को, किसी को भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन पार्टनर है वो अपनी जगह दूसरा पार्टनर सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता जब तक दूसरे पार्टनर्स एग्री नहीं करते हैं। सपोज ए बी सी दे आर थ्री पार्टनर्स, नाउ ए को अपनी जगह डी को लेके आना, अपनी जगह पे डी को लेके आना है, तो तब तक वो डी को नहीं लेके आ सकता, अपनी जगह पे सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता है जब तक बी और सी एग्री नहीं करेंगे। इसीलिए अगर मेंबर कंपनी के किसी मेंबर की डेथ हो जाए, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे कैन कम एट द प्लेस ऑफ द डिसीज्ड। दैट मींस उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है विल स्टेप इनटू द शू फॉर द पर्पस ऑफ द राइट्स इन द कंपनी। बट पार्टनर की डेथ पे उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है दे डू नॉट गेट सब्स्टिट्यूटेड इन हिज प्लेस इन पार्टनरशिप। फोर्थ क्या है, जो मिनिमम नंबर है मेंबर्स का पार्टनरशिप में वो 2 है, और मैक्सिमम पार्टनरशिप में क्या है, अगर बिजनेस बैंकिंग बिजनेस है 10 है, और अगर कोई नॉन बैंकिंग बिजनेस है उसमें 20 है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर 2 है और मैक्सिमम 50 है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 है और मैक्सिमम के लिए कोई फिक्स नहीं है। सो देयर एनी नंबर ऑफ मेंबर्स कैन होल्ड शेयर्स इन अ पब्लिक कंपनी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है, लास्ट डिफरेंस, वो क्या है कि जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की, मेंबर्स ऑफ द कंपनी की, वो लिमिटेड है कि वो सिर्फ जितना अपना शेयर के अकॉर्डिंग ही पे करते हैं। लेकिन जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड है, उन्हें वो अपने पॉकेट्स में से भी पे कर सकते हैं जो पार्टनर्स हैं। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। अब को ओनरशिप क्या है? पार्टनरशिप सबको पता है क्या है, व्हाट इज को ओनरशिप? जहाँ पे को ओनरशिप है जिनमें 2 और 2 से ज्यादा किसी चीज के ओनर्स हैं। को ओनरशिप जॉइंट इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, और जो उसका आउटपुट है पार्टनरशिप में ये जॉइंट इंटरेस्ट है, ठीक है, जॉइंट इंटरेस्ट है विच इज ओन्ड बाय द पार्टनर्स इन कॉमन। सो पहला डिफरेंस क्या है पार्टनरशिप और को ओनरशिप में? फर्स्ट डिफरेंस इज पार्टनरशिप अराइज हो रही है फ्रॉम एन एग्रीमेंट बिटवीन सर्टेन पर्संस, बट पर्संस है वो को ओनर्स और जॉइंट ओनर्स बन सकते हैं उस प्रॉपर्टी की इवन विदाउट एन अग्रीमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ए की डेथ पे उसकी प्रॉपर्टी बी और सी को डिवॉल्व हो रही है, तो बी और सी दे आर द को ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि जो पर्पस क्या है पार्टनरशिप का, बिजनेस को कैरी करना और प्रॉफिट शेयर करना। लेकिन पर्संस है वो को ओनर्स बन सकते हैं प्रॉपर्टी के विदाउट इंगेजिंग देमसेल्फ इन एनी बिजनेस, और वो शेयर प्रॉफिट जो शेयर कर रहे हैं वो जरूरत उसमें ज्यादा इसेंशियल नहीं है। थर्ड डिफरेंस क्या है बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप? पार्टनरशिप बिजनेस में म्यूचुअल एजेंसी है पार्टनर्स के बीच में, एक पार्टनर ने एक्ट किया है तो वो दूसरे पार्टनर्स को बाइंड कर देगा। लेकिन इन केस ऑफ ओनरशिप कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, और जो अगर एक ओनर ने एक्ट किया है वो दूसरे ओनर्स को बाइंड नहीं करता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज पार्टनर है ही कैन नॉट ट्रांसफर और सेल दी होल ऑफ हिज शेयर टू एन आउटसाइडर। ठीक है, अपना शेयर है वो ट्रांसफर या सेल नहीं कर सकता आउटसाइडर को, या अपने आउटसाइडर को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता। लेकिन जो को ओनर है उसके पास राइट है ट्रांसफर, ही हैज अ राइट टू ट्रांसफर हिज पार्ट ऑफ द शेयर टू एनीबॉडी ही लाइक्स। लास्ट डिफरेंस क्या है, पार्टनर्स हैं दे कैन sue only for dissolution and accounts and not for the direct division of assets। लेकिन को ओनर्स हैं वो स्यू कर सकते हैं, इज इट क्लियर? वो डायरेक्ट डिवीजन कर सकते हैं इससे। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन partnership and co-ownership. So we have discussed the difference between partnership and joint into family, partnership and company, partnership and co-ownership. Now next we are going to discuss is relations of partners to one another. Hope so you are clear with these differences। जो हमने क्वेश्चंस किए कल के बेस पे वो भी आपको समझ में आ गए। नाउ आई एम गोइंग टू सेंड यू अनदर लिंक, प्लीज ज्वाइन दैट।